है। जैसे बच्चा बढ़ता है, किशोरावस्था में आता है, तो बच्चे के ऊपर बहुत सारी किस्म के स्ट्रेस हो जाते हैं। मतलब ही और शी हैव टू कोप बिटवीन मैनी थिंग्स। उन चीज़ों के चलते, उस स्ट्रेस के चलते बालों का झड़ना स्वाभाविक है। और वो क्योंकि एज कॉन्शियसनेस की एज होती है और बालों से किशोरों को बहुत प्यार होता है। जी हाँ। तो एक कंसर्न का विषय भी है ये। जी हाँ। तो इन समस्याओं से निदान पाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने स्ट्रेस को दूर रखें और लाइफस्टाइल को, हम अपने जीवन को जीना सीखें कि किस तरह, कितने घंटे हमने सोना है, कि क्या हमने खाना है, क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे तो, क्योंकि बाल भी आपके स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है, आपके शरीर का एक अहम हिस्सा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे। तो पहला ध्यान आपको अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए देना है। तो 90% तो आपकी समस्याएं बालों की वहीं से खत्म हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो डॉक्टर्स आपके साथ हैं, ट्राइकोलिस्ट आपके साथ हैं, यू कैन टेक। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक एक करके हम एक एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। जैसे बालों का झड़ना है, तो बालों के झड़ने के लिए क्या आयुर्वेदिक उपचार है? डॉक्टर राहुल, सबसे पहले में ये जानना होगा कि बाल किस कारण से झड़ रहे हैं। मतलब फर्स्ट वी हैव टू रीच द एक्चुअल कॉज ऑफ दैट डिजीज, कि बाल झड़ क्यों रहे हैं। विज्ञान की भाषा में बाल झड़ने को एलोपेशिया डिफ्यूज़ा कहा जाता है, डिफ्यूज हेयर लॉस। और ये तब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि बाल एक जीवन चक्र से गुजरता है और जो बालों का सबसे अंतिम फेज होता है, टेलोजन फेज, उसके अंदर जब बाल जाता है तो झड़ जाता है। इस फेज के अंदर जब बाल आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जैसे एक वृक्ष को आप हिला दें और उसकी जड़ को निकाल दें तो आप उस वृक्ष को दोबारा से नहीं लगा सकते, वो आपको निकलेगा दोबारा से, फिर वो अपनी जगह पैदा होगा। बाल का भी बिल्कुल सेम वृक्ष की तरह से सिस्टम है, एक उसका आधार है। तो अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस कारण से बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि इलाज जो है वो डिपेंड करता है कारण पे। तो और देयर आर मल्टीपल रीजंस। आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको प्रॉपर पोषण नहीं मिलने के कारण आपके बाल झड़ सकते हैं, आपका एचबी कम हो सकता है, आपको अनुवांशिक रीज़न हो सकते हैं, आपको हार्मोनल रीज़न हो सकते हैं, आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तो जब तक आप उन कारणों का निदान नहीं जानेंगे, उसकी गहराई में पहुंच के ये पता नहीं लगाएंगे किस कारण से बाल झड़े हैं, तब तक इलाज मुश्किल है। देखा दर्शकों, हम अभी चर्चा कर रहे हैं बालों पे, उनके स्वास्थ्य संबंधी चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल उपस्थित है और इसी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। नमस्कार, मैं माधुरी दीक्षित। आज मैं आपसे एक फिल्म स्टार की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह बात करने आई हूँ। जब मैं माँ बनी तब ये जाना कि अपने बच्चों की मुस्कुराहट से ज्यादा खुशी की बात एक माँ के लिए और कुछ भी नहीं। बच्चों की मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उन तक कीटाणु किसी भी हाल में पहुंच ना पाए। डॉक्टर साहब, जैसे हम जान रहे थे आपसे कि बालों के रोगों के बारे में, तो हम अभी आपने हमें बालों के झड़ने के बारे में बात करा, लेकिन कई बार मैं खुद देखता हूं कि कुछ मरीज होते हैं, उनके बालों सिर पे एक ऐसे चत्ते बन जाते हैं और वहाँ पर बालों का निशान ही नहीं रहता है, पूरे लाल चत्ते बन जाते हैं या जगह जगह पे चत्ते बन के बाल वहाँ से उखड़ जाते हैं। और कई इलाज करते हैं, मलम वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो उस पर कोई उनको असर नहीं होता है और इससे परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये बालों की, डॉक्टर राहुल, एक आम समस्या है जिसे विज्ञान की भाषा में एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, या अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कीड़ा लगना कहा जाता है या चकत्ते होना कहा जाता है, जिसमें 25 पैसे की, 50 पैसे की, 1 रुपए की शेप के अंदर या इरेगुलर शेप के अंदर बाल चकत्ते के रूप में सिर से या शरीर के किसी अन्य पार्ट से निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर ये सिर से निकलते हैं तो इसे एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। अगर ये पूरे सिर पे खत्म हो जाते हैं तो इसे एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं। और अगर ये पूरे शरीर से बाल खत्म हो जाते हैं तो इसे आयुर्वेदा जिसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है। तो ये एक बड़ी, ये ऑटो इम्यून बीमारी है। शरीर की जो आपकी इम्यूनिटी होती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो आपको बीमारियों से बचाने का काम करती है, वो रिवर्स काम करना शुरू कर देती है, उल्टा काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से चकत्ते बनने शुरू होते हैं। और इसका इलाज भी इम्यूनिटी को ठीक करके, इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित करके किया जाता है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रोटीन डाइट खाना जरूरी है। यस, प्रोटीन डाइट। और आयुर्वेद के अंदर इसका जितना अच्छा इलाज है, बाकी थेरेपीज के अंदर देखने में नहीं आता है। जी। ठीक उसी तरीके से एक आम समस्या हम देखते हैं, बालों का सफ़ेद होना। हर व्यक्ति को चिंता हो जाती है कि मेरे काले बाल सफ़ेद कैसे हो गए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? बालों का सफ़ेद, हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मेलिनोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं हमारी स्किन के नीचे होती हैं, वो बालों को और स्किन को कलर देने का काम करती हैं। मेलानिन पिगमेंट बनता है, वो बालों को और स्किन को कलर देता है। किसी वजह से अगर मेलानिन बनना कम हो जाए या रुक जाए तो बाल कम उम्र में प्री मैच्योर ग्रेइंग होनी शुरू हो जाती है।
तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये ग्रेइंग प्रीमेच्योर है या एज के हिसाब से है, क्योंकि 35 साल के बाद हम इसे नेचुरल प्रोसेस मानते हैं, क्योंकि वो सूचक है कि कहीं हम हमारी एज बढ़ती जा रही है, एज बढ़ती जा रही है। जी। तो विटामिन B5 का आपने नाम सुना होगा। जी। विटामिन B5 एक ऐसा विटामिन है जो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है जी टू प्रोड्यूस मोर मेलानिन। अगर अच्छा। मेलानिन मोर यानी ज्यादा बालों बनेगा, के कलर को बना के रखता है। यस, जी, वो उसमें जी, हेल्प करता जी, है। तो जी। विटामिन B5 आप एडिशनल सप्लीमेंट के रूप में ले सकते जी। हैं। और टमाटर के अंदर और पालक के अंदर ये काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। जो बच्चे रूटीन में पालक खाते हैं और टमाटर खाते हैं, हरी सब्जी ज़्यादा खाते हैं, तो उनको ये विटामिन ठीक मात्रा में मिलता है। उनके बाल सफ़ेद होने से बच जाएंगे, लंबे समय तक बच सकते हैं, क्योंकि ये अनुवांशिक होता है। माता पिता को अगर है या परिवार में है तो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पूरी तरह से तो हम अनुवांशिक कारणों को नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसको सही आहार से, संतुलित भोजन से इसको डिले कर सकते हैं। जी। तो जैसे सफ़ेद बाल की बात कर रहे हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में तरह तरह के कलर आ रहे हैं, डाइज आ रहे हैं, और स्वेच्छा से युवा वर्ग काफ़ी पॉपुलर है, वो डाई लगाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सौंदर्य बोध को बढ़ाना चाहता है, देखना चाहता है कि अपने आप को सुंदर रखना चाहता है। तो क्या ये हेयर डाइज नेचुरल या आर्टिफिशियल, इसके कारण शरीर पे कोई नुकसान होता है, खासकर बालों पे? बिल्कुल, डाइज कई किस्म की आती हैं, और डाई कोई भी किसी भी किस्म की डाई है, उन सब के अंदर केमिकल जरूर होते हैं जी। और वो केमिकल बालों के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी डाइज होती हैं जिनसे आप एलर्जिक होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उन डाइज से आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपकी स्किन, आपकी त्वचा जो है वो नुकसान में जा सकती है, आपके बाल खराब हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप कोशिश करें कि डाई का इस्तेमाल ना करें, अगर आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे आपकी खूबसूरती देखी जाती है, आपकी बाह्य चमक दमक देखी जाती है। उसको बरकरार रखने के लिए आपको बाह्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आपको करना पड़ता है तो आप ऐसी डाई इस्तेमाल करें जिसमें केमिकल कम हो। अपने डॉक्टर से आप राय लें। जैसे अमोनिया फ्री वगैरह, अमोनिया फ्री डाइज आती हैं, वो अच्छी हैं, लेकिन आप कोई भी डाई इस्तेमाल करने से पहले उसको पैच टेस्ट वगैरह जरूर करें। अच्छा। आप उसको लगा के देखें, अपने स्किन के किसी पार्ट पे लगा के देखें, ठीक है। अगर 10 मिनट उसको छोड़ के देखें, अगर आपको लगता है कि कुछ ठीक है, एलर्जी नहीं हुई है, लाली नहीं आई है, खुजली नहीं हुई है, तो यू कैन प्रोसीड फॉर। जी। तो देखा दर्शकों, यदि आपको किसी प्रकार की डाई का इस्तेमाल करना है या हेयर कलर का इस्तेमाल करना है, तो खासकर अमोनिया फ्री केमिकल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में उनको लगाने के पहले अपने शरीर के एक छोटे से अंग पे उसका टेस्ट जरूर कीजिए। यदि उसमें कोई खुजली या चकत्ते नहीं उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर आप उसको आराम से लगा सकते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब एक बात और भी जानना चाह रहा था कि महिलाएं जो होती है वो खासकर केश सज्जा में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और बालों को बड़ा रखने में उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो क्या बताइए कि क्या हम बालों को किस तरीके से आयुर्वेद में बड़ा रखने करने का कोई चिकित्सा है? हाँ बिल्कुल, अगर आपके खान पान देखो, बाल एक सर में लगभग 1 लाख बाल होते हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है। स्वस्थ अगर बाल हैं, स्वस्थ व्यक्ति है, तो एक सिर में 1 लाख के करीब बाल होते हैं, और बाल हर महीने 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ता है। बालों की बढ़ने की दर को हम बहुत ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बालों को सुंदर और स्वस्थ रख सकते हैं। वो कैसे? कि आप संतुलित भोजन लें, आपके भोजन के अंदर विटामिन, मिनरल्स, पानी का भी प्रोटीन ये अच्छी मात्रा में हो, आपकी नींद अच्छी हो, 7 से 8 घंटे की आप बढ़िया नींद लें, 7 से 8 गिलास पानी अवश्य पिएं, स्ट्रेस फ्री रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, कोई भी वर्कआउट करें, जिससे आपका, मैंने आपको पहले ही कहा कि बाल आपके व्यक्तित्व का और आपके स्वास्थ्य का आईना है, दर्पण है। जो चीज़ें आपके शरीर में चल रही होंगी बाल वो दिखाएगा। अगर आपका शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है तो बाल पे वो प्रदर्शित होगा, वो लक्षित होगा। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा कोई हमें आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में बता पाएंगे जिससे हम बालों की देखभाल कर पाएँ? हाँ, जहाँ तक आयुर्वेदा का संबंध है, आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है, उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपनी दिनचर्या अगर स्वस्थ रखेंगे तो आपके शरीर के साथ बाल भी स्वस्थ रहेंगे। आंवले का नाम आपने सबने सुना होगा। आंवला किसी भी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। अच्छा। आंवला पाउडर फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, 3 से 5 ग्राम की डोज में आंवला लिया जा सकता है। आंवले को आप कैंडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले को आप अचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले को आप सर्दी आने वाली है च्यवनप्राश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आजकल बड़ा पॉपुलर है और बहुत सारी कंपनी इसको बनाती हैं। इसके अलावा भृंगराज हर्ब होती है, बालों के लिए बहुत अच्छी हर्ब है, उसको भी आप इसी तरह से तेल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में ही उसको तिलों के तेल में पाक करके ऑयल बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको आप सोरस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी
हर्ब्स आयुर्वेदा में ऐसी हैं जो शिकाकाई हैं, यस, हरड़ है, आंवला है, इस तरह से बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जो आपके बालों के लिए, आपके बालों के देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन एक बार इन सभी हर्ब्स का प्रयोग करने के पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, वो तो आवश्यक है, क्योंकि कोई भी जानकारी अधूरी है अगर वो वैज्ञानिक नहीं है। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बालों के बीमार होने पे क्या हमारे शरीर का हार्मोन्स का भी कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। जैसे आपने अनुवांशिक गंजापन सुना होगा। जी जी। अनुवांशिक गंजापन पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है जी। पुरुषों में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है तो बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहा जाता है, यानी मेल पैटर्न बाल्डनेस। और यही प्रोसेस महिलाओं में भी होता है, जिसके अंदर इसे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहा जाता है जी। जिसके अंदर आपके बालों की जो रूट है वो पतली हो जाती हैं और आपके बालों की डेंसिटी और थिकनेस धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और जब बाल का बिल्कुल गंजापन आ जाता है तो उसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट से जब बात नहीं बनती तो आज के समय में हेयर ट्रांसप्लांट या आर्टिफिशियली हम जाएं तो हेयर पैच या विग का इस्तेमाल किया जाता है। जी जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि कई बार हमारे सिर से बाल यदि चले गए परमानेंटली और डॉक्टर से की सलाह लेने के बावजूद भी या दवाइयाँ लेने के बाद में भी नहीं आए, तो चूंकि आपने बताया है कि हर व्यक्ति अब सुंदर दिखना चाहता बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो क्या ऐसी कोई अल्टरनेट व्यवस्था है जिससे बालों के न रहते हुए भी हमारे शरीर को सुंदर रखा जा सके? बिल्कुल, आज विज्ञान का युग है। आप देखें, अगर सेलिब्रिटी की बात करें तो बहुत से हमारे सेलिब्रिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर हैं या वो बॉलीवुड के अंदर हैं या हॉलीवुड में हैं, वो सारे के सारे हेयर ट्रांसप्लांट का या हेयर पैच का सहारा लेते हैं जी। और हेयर ट्रांसप्लांट आज के समय में इतनी अच्छी टेक्निक, FUE टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड एक टेक्निक है, लेटेस्ट टेक्निक है, जिसके अंदर हम एक एक ग्राफ्ट निकालते हैं और एक एक ग्राफ्ट लगाते हैं। पेशेंट का नेचुरल लुक आता है, सुंदर लुक आता है, वैसे ही बाल बढ़ते हैं, वैसे ही घटते हैं, वैसे ही बाल आपको कटवाने पड़ते हैं, वैसे उनका रख रखाव करना पड़ता है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लगभग 25-30 साल इस ट्रांसप्लांट की एज होती है, तो बहुत अच्छा एक ये तरीका है। और आर्टिफिशियली हेयर पैच भी बहुत सुंदर लुक देता है। जी, तो अगर आप वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट की जगह हेयर पैच भी लगा सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत हमें अच्छी जानकारी दी, लेकिन हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके भी बाल काफ़ी सुंदर है, तो आप अपने खुद के बालों को मेंटेन करने के लिए क्या देखभाल करते हैं ताकि हमारे दर्शक इस बात का राज जान पाए? ये ईश्वर की नियामत है कि उसने मुझे इतने सुंदर बाल बख्शे हैं। तो बाकी मैं अपने स्वास्थ्य पे ठीक ध्यान देता हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ और 10 बजे रात को सोता हूँ और इस दौरान आयुर्वेद के नियमों का पालन करने का मुझे 20-22 साल से मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी रहा हूँ, अभ्यास है, तो उन्हीं का पालन करता हूँ और एक सकारात्मक जीवन जीने का अभ्यास करता हूँ और उसी से मुझे लगता है कि ईश्वर ने एक कृपा कर रखी है। चलते चलते दर्शकों, मैं आप बताना चाहता हूं कि हमारे बीच डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी उपस्थित है और आप एक डॉक्टर चिकित्सक भी है, साथ में आप सामाजिक कार्यकर्ता भी है, लेकिन एक अच्छे कवि भी है। तो चलते चलते मैं दर्शकों को उसके सामने मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके सामने कि आप 2 लाइनों से आज के कार्यक्रम का अंत करें। पिछले ही साल मेरी पुस्तक सिर्फ एक मानव हूँ मैं, जो हरियाणा साहित्य अकेडमी ने निकाली है, उसकी एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। शीर्षक है मेरा दर्शन। मेरे इस कविता के अंदर भगवान अपने भक्तों को संबोधित करते हैं। मुझे देखना है तो आंखें बंद कर लो, मुझे देखना है तो आंखें बंद कर लो, फिर चांद की शीतल चांदनी में सो जाओ। मुझे देखना है तो आंखें बंद कर लो, फिर चांद की शीतल चांदनी में सो जाओ, क्योंकि मैं अक्सर ख्वाब में आया करता हूँ। मुझे देखना है तो आंखें बंद कर लो, फिर चांद की शीतल चांदनी में सो जाओ, क्योंकि मैं अक्सर ख्वाब में आया करता हूँ। पागल हैं वो जो मुझे मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं। क्या बात है। पागल है वो जो मुझे मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम देखकर आशियाँ बनाया करता हूँ। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम देखकर आशियाँ बनाया करता हूँ। मुझे देखना है तो आंखें बंद कर लो, फिर चांद की शीतल चांदनी में सो जाओ, क्योंकि मैं अक्सर ख्वाब में आया करता हूँ। तो देखा दर्शकों, आज हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी उपस्थित थे, जिन्होंने बालों के बारे में आपको चिकित्सा के बारे में बताया है। और इसी तरह से हम अगले एपिसोड में मिलते रहेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।